MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। दर्शकों, साल शुरू हुआ, दुनिया को लग रहा था कि अब शांति आएगी, स्थिरता आएगी, देशों में संप्रभुता बढ़ेगी, लेकिन नहीं। 2026 आते ही एक नई जंग शुरू होने वाली है दर्शकों। ये जंग है ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका, और खलीफा पर सीधा टारगेट है। ट्रंप ने कह दिया है मान जाओ, हमारा टारगेट लॉक है और सेट है। आपको बताता हूं ईरान और अमेरिका इजराइल क्यों आमने सामने आ गए, पूरी कहानी आज आपके सामने रखता हूं। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ईरान में विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? इस्लामिक कानून के खिलाफ, शरिया कानून के खिलाफ। लोग क्या कह रहे हैं पहले सुनवाइए जरा। यहां पर खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और महिलाओं ने अपने बुरके उतारकर फेंक दिए हैं। देखिए जरा, महिलाएं खुशियां मना रही हैं, बुरके जलाए जा रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। उन्होंने कहा हमें अपने अधिकार चाहिए, 2022 से मांग हो रही है। तो क्या खामनेई का जाना तय है? क्योंकि ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और अमेरिका पर भी लगातार दबाव है कि इस प्रदर्शन को लेकर जो खामनेई कदम उठा रहे हैं उस पर जल्द एक्शन लिया जाए। अब दर्शकों, खामनेई पर एक्शन की तैयारी है, क्योंकि इधर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं इस्लाम फौत हो, और साथ ही साथ कह रहे हैं इस्लाम फौत हो, खामनेई तेरी मौत। फौत का मतलब दर्शकों मृत्यु होता है, और ये नारे लगाए जा रहे हैं। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, इधर नारेबाजी की जा रही है, खामनेई को सीधे टारगेट पर लिया जा रहा है, लेकिन खामनेई क्या कर रहे हैं देखिए पहले आप। एक तरफ पत्थरबाजी हो रही है, दूसरी तरफ फायरिंग। दिखाइए जरा प्रदर्शनकारी और कैसे वहां पर पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गया। सुनवाइए एमबीएस। अब यहाँ दर्शकों प्रदर्शन तेज हो रहा है, लेकिन देखिए आप इधर ईरान में अब क्या तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। सुनवाइए। भारत से 3000
किलोमीटर दूर इस्लामिक मुल्क ईरान में हिंसा की आग भड़क चुकी है। बुर्के से, हिजाब से, शरिया कानून से आजादी की मांग होने लगी है। महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। युवाओं में गुस्सा है जो पूरे देश को धुआं धुआं करने पर आमादा है। कट्टरपंथ की आग में धड़क रहे ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई शरिया कानून से देश चलाना चाहते हैं। कमजोर होती अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को दबाना चाहते हैं। लेकिन 99% मुस्लिमों की आबादी वाले मुल्क में उसी कट्टरपंथी सोच और शरिया कानून को आज युवा चुनौती दे रहे हैं। ईरान में जेंजी और महिलाएं बुर्के में आग लगा रही हैं, जिससे बौखलाकर खामनेई ने अपने ही लोगों पर गोली चलवा दी, जिसके खिलाफ अमेरिका और इस्राइल भी अब विद्रोहियों के समर्थन में आ गया है और खामनेई को वार्निंग दे दी है। दर्शकों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस समय ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं, बुर्का जला रही हैं और मुल्ला मौलाना के खिलाफ आ गई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। ये बुर्के में आग लगाई गई है। दर्शकों, भारत के बुर्का प्रेमियों को ईरान की तस्वीर देख लेनी चाहिए। पहले तो हम ये कहेंगे, सुप्रीम लीडर खामनेई शरिया कानून से देश चलाना चाहते हैं, लेकिन खामनेई के खिलाफ महिला और युवा सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं आप, महिलाओं ने बुर्का और हिजाब को आग के हवाले कर दिया है। ईरान के विद्रोहियों का कहना है कि देश शरिया से नहीं चलेगा। उनकी मांग है कि अगर कट्टरपंथी सोच से आजादी नहीं मिली तो ईरान की अर्थव्यवस्था और रियाल जो वहां की करेंसी है, यूं ही उसमें गिरावट जारी रहेगी। लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई इस्लामिक विचारधारा पर अडिग है, जिसके बाद ईरान की सड़कों पर विद्रोहियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है, जो आप यहां देख रहे हैं। प्रदर्शन में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भी हुई है। इस दौरान खामनेई की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, जिनमें से 7 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। दर्शकों, आपको जानकारी दे रहा हूं मैं, धीरे धीरे इस विद्रोह प्रदर्शन में जेन-ज़ी जुड़ने लगे, यानी जो युवा हैं वो आ गए और अब ये प्रदर्शन ईरान के कई विश्वविद्यालय में भी होने लगा है। ये विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं बचा है। दर्शकों, कहां पर हो रहा है? ईरान के शिराज प्रांत, हामेदान, इस्फान जैसे शहरों तक ये पहुंच गया है और ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन दर्शकों, यहां पर प्रदर्शन बढ़ रहा है और खामनेई की सत्ता हिल रही है, तो क्या तख्ता पलट हो जाएगा? क्योंकि इस प्रदर्शन में अब ट्रंप और नेतन्याहू की भी एंट्री हो गई है। लेकिन आपको बताता हूं पहले कि कैसे ईरान में शरिया कानून लागू किया गया है। ईरान में शरिया कानून के तहत बेहद सख्त सजाएं होती हैं। ईरान में लोगों को खाने पीने की आजादी नहीं है। हिजाब नहीं पहनने पर 74 कोड़े और जेल की सजा है। छोटे कपड़े पहनने पर महिलाओं को 2 महीने जेल की सजा है। शराब पीने या बेचने पर पहली बार आपको 80 कोड़े मारे जाएंगे, देख रहे हैं आप, और बार बार शराब पीने पर कम से कम मौत की सजा। जुआ अगर आप खेलते पकड़े गए तो कोड़े बरसाए जाएंगे या फिर आपको कैद में रखा जाएगा। चोरी करने पर पहली बार में हाथ की 4 उंगलियां काट दी जाएंगी। दूसरी बार अगर आपने चोरी की तो आपका बायां पैर काट दिया जाएगा और तीसरी बार अगर आप चोरी करते हैं तो आपको उम्र कैद मिलेगी या फिर सजाए मौत। साथ ही ईरान में इस्लाम छोड़ने पर भी मौत की सजा का प्रावधान है। ईश निंदा या पैगंबर के अपमान पर सीधे मौत की सजा मिलेगी। शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाने पर पत्थर से मार मार कर आपको मौत दे दी जाएगी। ये वहां पर शरिया कानून है और इसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। वहां के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अगर हमारे देश की जनता हमसे नाराज है या असंतुष्ट है तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अमेरिका या बाहर का कोई दुश्मन नहीं। हमारी ड्यूटी है कि देश के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, काम करने की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाएं और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करें। हमारी सारी नाकामियां और असफलताएं सिर्फ हमारे खराब मैनेजमेंट की वजह से हैं। मुदीर दरामद व कैफियत व कारआई व
लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप, शरिया कानून से परेशान लोग, जो जगह है वहां पर मजहबी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। खबर है कि यहां पर कई मस्जिदें भी हैं जिन पर पथराव किया गया है, लेकिन अभी वहां की पुष्टि की जा रही है। अब दर्शकों, सिर्फ संस्थानों पर हमले नहीं हो रहे, देख रहे हैं आप, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, सड़कों पर आगजनी की जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर। अब दर्शकों, वहां पर प्रदर्शनकारियों को बंदूकें मारी जा रही है। रही है इस फ्रेम पर, देखिए आप, यहां पर दौड़ लगा रहे हैं और इन्हें बंदूकों से मारा जा रहा है। और ये तस्वीर ट्रंप ने भी देखी है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, इस पर आज इजराइल ने कह दिया है कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं। तो क्या इजराइल खामनेई से बदला लेगा? सुनिए नेतन्याहू ने क्या कहा। You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप ने कह दिया है कि हमारा टारगेट लॉक्ड है, लोडेड है। अगर प्रदर्शनकारियों पर खामनेई की सेना ने बंदूक चलाई तो फिर ट्रंप अटैक कर देंगे। उसकी तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये देखिए, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स कहीं भी जा सकते हैं और यही थे जिन्होंने ईरान पर, जब खबर आई थी कि वहां न्यूक्लियर साइट्स हैं, तो वहां पर हमला किया गया था। ये वही बॉम्बर हैं जो इस बार फिर से खामनेई के लिए तैयार हैं। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा, खामनेई पर एक तरफ ट्रंप हमलावर है, दूसरी तरफ नेतन्याहू। इसका कारण जरा मैं आपको समझा देता हूं। साल की शुरुआत ऐसा लग रहा था कि जंग खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहां तो जंग बढ़ गई है। इस बार अमेरिका ने ईरान की सरकार को सीधी धमकी दे दी है। यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है और कहा है कि प्रदर्शन पर अगर आपने एक्शन लिया, गोलियां चलाई, तो बदला लिया जाएगा। दरअसल ईरान में दर्शकों खामनेई के खिलाफ विरोध हो रहा है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर खामनेई के इशारे पर गोलियां दागी गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और हिंसा की चिंगारी भड़क गई। ऐसे में ट्रंप ने ईरान शासन को गोलियां चलाने पर आगाह कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। ट्रंप ने कह दिया है, अगर प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका ईरान के प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएगा। आम इंसान पर गोली चली तो अमेरिका जवाब देने के लिए तैयार है। यह बयान उस वक्त आया है दर्शकों, जब ईरान में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो चुका है, लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन खामनेई की सेना अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है। तो दूसरी तरफ इजराइल भी विद्रोहियों के समर्थन में आ गया है दर्शकों। नेतन्याहू ने कहा, वहां के लोग हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं करते, इसलिए ईरान के लोगों को पता होना चाहिए इजराइल आपके साथ है। यानी अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं। कुछ ऐसी चेतावनी ट्रंप भी खामनेई को दे चुके हैं और इसलिए यह कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू आए तो 2026 में खलीफा और ट्रंप नेतन्याहू की जंग होगी। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आयतुल्लाह जो है बड़ी बेरहमी से लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, खास करके लेडीज के साथ, लड़कियों के साथ में हिजाब को लेकर। वहाँ के जो लोग हैं हिजाब को नहीं पहनना चाहते
उनका जो परचेजिंग पावर है कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। पिछले 20 सालों में जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा है वो 1% रहा है, जो वास्तव में दुनिया में तकरीबन सबसे कम है। और रियाल जो है उनकी करेंसी, उसका रेट वर्सेस डॉलर इतना गिर चुका है कि किसी प्रकार की कोई भी फूड आइटम्स वगैरह या हेल्थ केयर जो है कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो गया है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कम्प्लीटली गिर चुकी है। और इससे साफ तौर पर नजर आता है कि आयतुल्लाह का जो रजीम है। लेकिन दर्शकों, लोग विरोध कर रहे हैं। खामनेई के भी कुछ लोग हैं जो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, लेकिन अब वहां पर आपसी लड़ाई शुरू हो गई। देख रहे हैं आप, ये पत्थरबाजी हो रही है, ये खामनेई के समर्थक भाग रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। यहां जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन खबर यह है कि अभी भी वार्निंग के बाद खामनेई रुके नहीं है। सेना को आदेश दिया है वहां प्रदर्शनकारियों पर बंदूक, गोलियां। देख रहे हैं आप, आवाज सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है। एक तरफ तो इस्लामिक कानून के खिलाफ, दूसरी तरफ वहां महंगाई बढ़ रही है। इस्लामिक कानून तो है ही है, लेकिन कई शहरों में अब प्रदर्शन हो रहा है और कई शहर दिखाइए जरा प्रदर्शन कैसा बढ़ रहा है वहां। अब दर्शकों, वहां पर महंगाई है। आप कहेंगे कितनी महंगाई है, तो मैं कहता हूं आपकी अगर जेब में या अकाउंट में 25,000 रुपए पड़े हुए हैं तो आप ईरान में लखपति करोड़पति हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए आप। ईरान में हिंसा के बीच खामनेई का तख्ता पलट होने वाला है, ये आप तय मानिए। वहां के लोग मुल्लाओं को जाना होगा जैसे नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान में विद्रोह प्रदर्शन अब खामनेई के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि यह गुस्सा बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर है। दर्शकों, डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत 14 लाख रुपए पहुंच गई। $1 14 लाख रियाल। वहीं 1 रुपए भारतीय रुपया, 1 रुपए ईरान के 500 रियाल के बराबर पहुंच गया है। आप सोचिए, यानी भारतीय रुपए की वैल्यू में भी ईरान बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। सिर्फ 25,000 भारतीय रुपया यहां आपको करोड़पति बना देगा। 25,000 रुपए ईरान में 1,16,25,000 रुपए के बराबर है। ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त 40% से ज्यादा महंगाई से जूझ रही है। इसके अलावा इजरायली एयर स्ट्राइक का भी अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ा। साथ ही ईरान पर कुछ पश्चिमी देशों ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। आपको जानकारी दे दें, इसकी वजह से ईरान की करेंसी की कीमत काफी प्रभावित हुई है। ऐसे में यहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और जेनजी भी सड़कों पर आ गए, जो आप देख रहे हैं। ईरान में ये लोग तानाशाही और इस्लामिक कानून खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम लीडर खामनेई पर भी खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। यही है खामनेई साहब। इन विरोध प्रदर्शन में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अमेरिका, इजराइल समेत पूरी दुनिया की नजर यहां पर आकर टिक गई है कि आखिर होगा तो होगा क्या। लेकिन दर्शकों, नेतन्याहू ने जैसी वार्निंग दी है, लग रहा है कि युद्ध हो सकता है। सुनिए साहब। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, मैं ईरान के नेताओं के बारे में बहुत बात करता हूं, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में मैं ईरान के लोगों से सीधे बात करना चाहता हूं, बिना किसी विचौलिए के। हर दिन आप देखते हैं कि आप पर शासन करने वाला शासन लेबनान और गाजा के रक्षा के लिए जोशीले भाषण देता है, लेकिन हर दिन वो शासन हमारे क्षेत्र को और अंधेरे और युद्ध की ओर धकेलता है। जब ईरान आखिरकार आज़ाद हो जाएगा और वो पल लोगों की सोच से बहुत जल्दी आएगा, तो सब कुछ अलग हो जाएगा। हमारे 2 प्राचीन लोग, यहूदी लोग और फारसी लोग आखिरकार शांति में होंगे। हमारे 2 देश, इजराइल और ईरान, शांति में होंगे। ईरान के लोगों को पता होना चाहिए, इजराइल आपके साथ खड़ा है। Persian people closer to the abyss.
अब दर्शकों मैं खबरों में आगे बढ़ूंगा। एक तरफ ईरान में कट्टरपंथी हैं, तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है जहां आतंकी हैं, और ये आतंकी रह रहकर सामने आ रहे हैं। और इस बार तो जो धुरंधर फिल्म आई है, मुझे लगता है उसकी भी चर्चा हो रही है पाकिस्तान में। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बार फिर सामने आ गया है मसूद अजहर। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। ये मसूद अजहर, आपको याद है IC-814, जिसको याद करके मसूद अजहर रोने लगा। दर्शकों आज याद है वो दिन जब मसूद अजहर जैसे आतंकियों ने निहत्थे लोगों को हाईजैक कर लिया था, और उसके बाद आज बिलबिला रहा है। लेकिन मसूद अजहर क्यों रो रहा है आपको बताऊं दर्शकों, उसकी वजह ये, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया है। अब मसूद अकेला बचा तो क्या करे, रोएगा। इसकी गवाही खुद आतंकियों ने दी थी, सुनिए जरा। ये कलहा, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। 7 मई वो तारीख जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और आतंकी खुद कह रहा है कि मसूद अजहर के परिवार वाले, फैमिली वाले रेजा रेजा हो गए, यानी मारे गए। अब मसूद अजहर आज रो रहा है, कह रहा है जब भी पाकिस्तान में बच्चा रोता है तो मां जिहादी लोरियां सुनाती हैं। सुनिए जरा क्या कह रहा है। मुझे याद है मेरी रिहाई से कुछ अर्सा पहले दिल्ली के चंद ऑफिसर मिलने के लिए आए, मुझे आकर टटोलने लगे कि इसका जज्बा बाकी है, ये खत्म हो गया, गैरत का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। कहने लगा क्यों? मैंने कहा हमारी माएं हर दिन अपने बच्चों को जिहाद की लोरी सुनाती है। देखा दर्शकों आप, वो कह रहा है कि जिहादिया लोरियां सुनाती हैं, लेकिन ये लोरी अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। कश्मीर में जिहादी प्लान को चलने के लिए भारतीय सेना तैयार है, और दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी है, क्योंकि कई जगह पर खबर है कि घुसपैठ हो सकती है, इसलिए NSG कमांडोज पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। NSG कमांडोज की ड्रिल है ये, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं NSG कमांडोज की, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इधर भारतीय आर्मी, भारतीय सेना तैयार है, और आज जयशंकर ने भी जबरदस्त पाकिस्तान को लताड़ा है। सुनवाते हैं जरा। But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, वो जन्म के साथ आते हैं और मौत के साथ चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आतंकिस्तान का है। एक बार फिर आतंक के आकाओं की छटपटाहट दिख रही है, लेकिन इस बार नक्शा बदलने की पूरी तैयारी है। We should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor. कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की चाहत को चकनाचूर करने की पूरी तैयारी है। मसूद और मुल्ले की जोड़ी को आखिरी कलमा तक पहुंचाने का भी प्लान तैयार हो चुका है। मसूद अजहर के आंसू रुक नहीं रहे दर्शकों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो रो रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ जिहादी लोरियां सुनाई जाती हैं। लेकिन दर्शकों आपको आज मैं बताता हूं कि कैसे जयशंकर ने लताड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी मसूद अजहर छटपटा रहा है। आपको जानकारी दे, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में उसकी फैमिली को कब्रिस्तान भेज दिया था।
एक ऑडियो के जरिए आतंकी मसूद अजहर ने आज गीदड़ भभकी दी है। ऑडियो में आतंकी मसूद भारत के खिलाफ अपनी नफरती साजिश जाहिर कर रहा है। उसने इस्लाम के जरिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश भी की है और ऑडियो में आतंकी IC-814 हाईजैक मामले पर जहर उगल रहा है। दर्शक, आतंकी ने कहा पाक में हर मां अपने बच्चे को जिहाद की लोरी सुनाती है। कश्मीर मुद्दे पर आतंकी मसूद ने कहा जिहाद कभी थमने वाला नहीं है। भारत को टारगेट करते हुए कहा 50 साल लड़ेंगे पर जिहाद नहीं रुकेगा। अब इधर भारत पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। दर्शक, आतंकी मसूद और मुल्ला मुनीर के लिए प्लान तैयार है। मैं बता रहा हूं, फिदाइन हमले से निपटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अपहरण की साजिश फेल करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। कठुआ में NSG के कमांडोज ने प्लान का ट्रेलर भी आज दिखाया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा दुर्भाग्यवश हमारे पड़ोसी बुरे हैं। यदि कोई देश आतंकवाद जारी रखता है तो भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है और 2026 में भारत पाकिस्तान पर अगर कोई गलती करी तो नक्शे से साफ करने का दम रखता है। डिफेंस एक्सपर्ट से हमने सवाल किया, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। उसने कहा है कि पाकिस्तान में वर्ड इस्तेमाल करिएगा, देखिएगा, पाकिस्तान में हर माँ अपने बच्चे को जिहाद करना सिखाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे दो चीज़ें प्रूव होती है कि एक तो पाकिस्तान और मसूद का जो कनेक्शन है वो क्लैरिटी के साथ है। दूसरा, जिहाद और IC-184 का कनेक्शन करना ये भी दिखाता है कि मसूद, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसका जिहाद कितना एंटी ह्यूमन है, इंसानियत के कितने खिलाफ है कि वो उसे रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहा है। बट फिर भी IC-184 अगर उसने याद किया है तो अब शायद वो ज़माना नहीं रहा। मसूद को एक बात बड़े अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इसकी बहुत बड़ी प्राइस उसे पे करनी है। सिर्फ यूनाइटेड नेशन ने उसे अगर डेजिग्नेट किया इंटरनेशनल टेररिस्ट इज़ नॉट इनफ। देश इंडिया आपके पीछे है, आपको देख रहा है, आपको ठीक कर ही रहेगा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ साजिश रचने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में इनकी बैठक हुई है। दर्शकों, साल खत्म होता है, आखिरी दिन ये बैठक जिसमें ये पहलगाम का मास्टरमाइंड है, ये फिर कश्मीर 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 कर रहा है। सुनवाइए जरा इसे। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है। हजारों भाइयों बहनों की मौजूदगी में इरादा करना चाहते हैं कि ना कभी कश्मीर के मुसलमानों की मदद से पीछे हटेंगे, ना कभी किबला कबर की आजादी के पीछे। अब दर्शकों, मैं आपको वो लेटर दिखा रहा हूं। यह है पाकिस्तान की नई चाल और ये चाल बताने के लिए काफी है कि आतंकी बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। और यहां पर ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पूरी तैयारी ऐसी है जिसमें नौजवानों को आतंकी संगठन से जोड़ेंगे और इनकी तैयारी के नोट्स सामने आ गए हैं दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, इस नापाक साजिश के लिए भारत के पास जवाब है और ये है प्रलय। ये ऐसा प्रलय मचाएगी कि पाकिस्तानी और आतंकी याद रखेंगे। इसका पूरी तरह से सफल परीक्षण भी कर लिया गया है दर्शकों। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आतंकी क्या साजिश कर रहे हैं और भारत की प्रलय है वो कितनी ताकतवर है। आइए जरा इसकी जानकारी आपको देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन एक प्लान बना रहे हैं दर्शकों। कश्मीर को जोड़ने का प्रोपेगेंडा चल रहा है। आतंकी सैफुल्लाह के एक वीडियो से इस बात की पुष्टि हुई है। एक डॉक्यूमेंट में नापाक साजिश का भी खुलासा हुआ है। आतंकियों की ओर से डॉक्यूमेंट पब्लिश करने का दावा किया गया है। इसका मकसद पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट करना है और भारत ने इस साजिश को फेल करने का प्लान बनाया है। प्रलय हथियार इसका जवाब देगा दर्शकों। यह है वो प्रलय। प्रलय पूरी तरीके से स्वदेशी मिसाइल है। ये अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से लैस है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। कम ऊंचाई में भी
तेजी से दिशा बदल देती है। एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है और भारत की प्रलय बिल्कुल तैयार है दुश्मनों को खत्म करने के लिए। लेकिन ये कश्मीर का प्लान क्यों बना रहे हैं दर्शकों? कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है क्या? डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत कम होने लग गया है और यही चीज पाकिस्तान को और उसके आतंकवादियों को सता रही है। इसलिए अब पाकिस्तान के बड़े आतंकवादी संगठन जैसे हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद, इन सब ने फैसला किया है कि वो इकट्ठे मिलके जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काएंगे ताकि उन्हें जम्मू कश्मीर की आवाम का समर्थन मिले। लेकिन ये असंभव है क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तरह जान चुकी है कि पाकिस्तान के ये आतंकवादी सिर्फ खून की नदियां बहाते हैं और ये उनके और उनके परिवार वालों के लिए सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। दर्शकों, पाकिस्तान तो साजिश रच रहा है, लेकिन आप भी सोचते होंगे कि उनको कौन मदद करता है देश में रहकर, कौन है जो आतंकियों का साथ देता है। दर्शकों, देश में भी कुछ गद्दार हैं, कुछ पाकिस्तानी प्रेमी हैं, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मुंबई में बाकायदा एक दुकान है, वहां पर पाकिस्तान के गाने चल रहे हैं। सुनिए जरा वहां पर कैसी आवाज आ रही है। दर्शकों, खबर यह है कि एक बार्बर शॉप है, यानी जहां बाल कटवाने जाते हैं वो दुकान। अब वहां पर देखिए हिंदूवादी पहुंच गए, महाराष्ट्र की खबर है, और वहां पर पूछा गया कि भाई कौन चला रहा था। सुनिए जरा वहां क्या बातचीत हुई। मना किया जो है तुरंत इन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया कि भाई हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, हमारा कैसे हमारे पाकिस्तानी हो क्या? फिर पाकिस्तान के गाना क्यों बजा रहे थे? पाकिस्तानी फिर कैसे जानबूझ के? हमारे मोबाइल में तो कभी नहीं जानबूझ के बज गया। यह दर्शकों वो शख्स इसी की दुकान में जहां पर गाने बज रहे थे, ये शख्स गाने बजा रहा था जो आपको यहां दिख रहा है, और इसकी दुकान में गाने बज रहे थे। लेकिन यहां पर हिंदूवादी संगठन पहुंच गए और इनको पकड़ लिया है। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि आखिर ये लोग भारत में क्या करना चाहते हैं? ये भारत में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ऐसी बातें कह रहे हैं। क्या ये देश उससे गद्दारी नहीं है? दर्शकों, आप बताइए हमें, अगर ये देश उससे गद्दारी नहीं तो और क्या है? क्योंकि भारत में रहकर, भारत का खाकर आप पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। मुंबई में पालघर वो जगह है दर्शकों, पालघर के नया गांव इलाके में भारत विरोधी गाना बजाया गया। एक सैलून में, यही है वो, मुस्लिम युवक ने भारत विरोधी गाना बजाया। इसी शख्स का सैलून है। सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना चल रहा था। देश विरोधी गाना सुनकर वहां हिंदूवादी संगठन पहुंच गए। वहां मौजूद लोगों ने आरोपी अब्दुल रहमान को घेर लिया। दावा है कि उसके तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। हालांकि आरोपी ने खुद को यूपी के आजमगढ़ का बताया है। लोगों के मुताबिक अब्दुल पहले भी ये गाना बजा चुका है। कई बार लोगों ने उसे मना किया, लेकिन वो मानता नहीं है। अब लोगों ने सैलून पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। लोगों ने उसके सैलून के बोर्ड पर कालिख पोत दी है। अब्दुल रहमान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की सभी दलों ने एक स्वर में निंदा की है। नीतीश राणे ने कहा, जिहादी सोच को मिट्टी में मिलाना होगा। मुंबई में ऐसे नारे लगाने वाले, ऐसे गाना बजाने वालों को खदेड़ा जाएगा। इधर मुंबई पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बताते हैं, इस मसले को लेकर सियासी बयानबाजी भी सामने आई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। हिंदू भूमि मुंबई में रह के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाने की जुर्रत और हिम्मत अगर ये जिहादी कर रहे होंगे और इनको लगता होगा कि इनका पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा इनको बचाएगा, तो फिर इनको फिर देवा भाऊ के बुलडोजर के दर्शन देने ही पड़ेंगे। इस जिहादी मानसिकता को
हमें मिट्टी में मिलाना है। जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है भारत का, हमेशा रहा है और रहेगा। और जो लोग एंटी नेशनल बयानबाजी करते हैं कि देखिए कि श्रीनगर हो या कश्मीर हो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि इसके पीछे एक बड़ा हाथ है, और वो हाथ कौन है इसकी तहकीकात होगी, और हम देखेंगे कि जहाँ तक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हैं वहाँ कोई नेगोशिएबल्स नहीं। पाकिस्तान को भारत में कश्मीर का जो हिस्सा है वो पच नहीं रहा, वो निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर का तो सपना त्याग दे, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और दूसरे प्रांतों को बचाने का प्रयास करे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। आईपीएल आने वाला है। आईपीएल में देश विदेश कई खिलाड़ी आते हैं, लेकिन बांग्लादेश का खिलाड़ी आ रहा है जिसे शाहरुख की टीम केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, और अब नेता और संत आ गए हैं, कह रहे हैं कि शाहरुख खान आप एक्शन लें। आपको बताते हैं, सबसे पहले सुनवाइए जरा कैसे नेताओं ने आज हमला बोला है, सुनिए। कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है, और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए। शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। क्या ऐसे समय में हम वहाँ के खिलाड़ी को खरीदें, रहमान जैसे खिलाड़ी को वहाँ के खरीदें? क्या वहाँ के किसी खिलाड़ी ने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया कि हिंदुओं के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो हर बार शाहरुख खान ही ऐसा काम क्यों करते हैं? सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए भाई किसी का ना समर्थन होना गया इसमें, मगर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा था। सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। दर्शकों, इधर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या थम नहीं रही। एक और हिंदू पर हमला कर दिया, उसे भी मारकर जलाया गया है। इसका नाम खोकन दास बताया गया दर्शक, और ये घटना बता रही है कि बांग्लादेश में हिंदू परेशान है और इधर प्लेयर्स को लिया जा रहा है। ये आप देखिए खोकन चंद्र दास, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली तस्वीर दिखाइए। इससे पहले बांग्लादेश में दीपू को मार दिया गया था, दीपू को भी जला दिया गया था। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, लेकिन वहां पर अभी तक थम नहीं रही ये घटना है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। उसी बांग्लादेश में मुस्ताफिजुर क्रिकेटर हैं, जिनको शाहरुख खान की टीम केकेआर ने खरीदा है, और इसी को लेकर पूरा विवाद देश भर में होने लगा है। कहा जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसे बांग्लादेशी को पैसा देना जहां हिंदुओं की हत्या हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कौन कौन। सबसे पहले बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये ठीक नहीं है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। वहाँ कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है, तो वहाँ के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यहाँ के लोगों को भी और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए। अब दर्शकों, बाबा बागेश्वर के बाद रामभद्राचार्य महाराज जी, इधर देवकीनंदन ठाकुर और बीजेपी के नेता संगीत सोम भी आगे आ गए। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, क्या वाकई बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9.2 करोड़ 9 करोड़ 20 लाख रुपए देने चाहिए? देश का नागरिक भी अब यह पूछ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हर बार शाहरुख खान ही ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आता तो किस श्रेणी में आती है? खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। नए साल के पहले दिन खोकन दास पर जानलेवा हमला हुआ। 15 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या हो गई।
इस बीच बांग्लादेश को लेकर शाहरुख खान सवालों के घेरे में आ गए हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की खरीद पर बीजेपी नेता और संत महात्मा उन्हें गद्दार तक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे। हम वहाँ के खिलाड़ी को खरीदे, रहमान जैसे खिलाड़ी को वहाँ के खरीदें, क्या वहाँ के किसी खिलाड़ी ने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया कि हिंदुओं के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो हर बार शाहरुख खान ही ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आता तो किस श्रेणी में आती है? शाहरुख को लेकर संत समाज में आक्रोश इस कदर बढ़ गया है, देवकी नंदन ठाकुर ने शाहरुख से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने की मांग कर दी है। मिस्टर केकेआर, मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर जिन मौलानाओं की जुबान नहीं खुल रही थी, अब वही मौलाना शाहरुख खान के बचाव में खड़े हो गए हैं। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरे भारत से अब आवाज उठने लगी है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयर को क्यों लिया? क्या भारत में प्लेयर्स की कमी है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। इस बीच बांग्लादेशी खिलाड़ी की खरीद को लेकर बवाल मचा हुआ, यही है मुस्तफिजुर रहमान। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान इसके बाद सवालों के घेरे में है। आईपीएल में केकेआर के लिए शाहरुख ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेशी खिलाड़ी पर आपत्ति जाहिर की है। कहा कि शाहरुख खान कोई हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वे गद्दारों जैसा काम कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बीसीसीआई और लोगों को समझना चाहिए, बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर पैसे लगाना उचित नहीं है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी शाहरुख को गद्दार बता दिया। ये कहा, ये कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो कभी बांग्लादेश का, ये नहीं जानते आपको सुपरस्टार भारत के लोगों ने बनाया है। हम भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने नहीं देंगे। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी हमला बोला है। और बांग्लादेश में हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसी घटनाओं के बाद भी कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? वो उस देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर रहा है जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। हम केकेआर मैनेजमेंट और उनके बॉस यानी शाहरुख खान से कहेंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम से निकालो। 9 करोड़ 20 लाख रुपए जो उस क्रिकेटर को दिए जा रहे हैं, वो पैसे मारे गए हिंदुओं के परिवार वालों को देने चाहिए। यही बात उठाई जा रही है, यही सवाल पूछे जा रहे हैं शाहरुख खान की टीम से। लेकिन संत समाज क्या कह रहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो वहाँ के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यहाँ के लोगों को भी और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए। शाहरुख खान अगर बने हैं तो वो भारत की जनता ने बनाए, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान की जनता ने नहीं बनाए। वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, पाकिस्तान के लोगों के फेवर में बोलते हैं, पाकिस्तान में दान देते हैं। तो क्यों करते हैं वो इस तरीके का काम? पिछले कुछ समय में आप उनके बयान निकाल के देख लीजिए, देश विरोधी कितने उनके बयान रहे हैं। और इस तरीके का ये तो प्योरली गद्दारी का काम इस टाइम उन्होंने किया है कि जब बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, घर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हो और वहां बांग्लादेश के खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा हो, तो ये तो गद्दारी का काम किया है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इधर संत समाज और नेता विरोध कर रहे हैं तो कुछ मौलाना शाहरुख खान के समर्थन में आ गए। मौलाना साजिद रशीदी हैं और मौलाना कई सारे हैं जो शाहरुख खान के समर्थन में आ गए, चाहे वो बरेलवी क्यों ना। अब मैं आपको बताता हूं मौलाना क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान पर सवाल उठ रहे हैं दर्शकों, लेकिन मुस्लिम मौलाना शाहरुख के समर्थन में खड़े हो गए हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा, शाहरुख को गद्दार कहना ठीक नहीं है, सही नहीं है। देवकी नंदन ठाकुर, संगीत सोम को समझना चाहिए। भारतीय मुसलमान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों से परेशान है। शाहरुख का बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना गलत नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी ने शाहरुख खान का विरोध करने वालों को घेरा, कहा जहां मुस्लिम नाम आ जाए वहीं पर विरोध आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, बांग्लादेशी क्रिकेटर भी मुस्लिम है, ऐसे में विरोध करना आसान हो जाता है। क्रिकेट टीम शाहरुख खान की है, वो किसको खिलाएंगे, किसको खरीदेंगे, ये उनकी मर्जी है। मौलाना कह रहे हैं आप विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कौन हैं, उनकी हैसियत क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या जब हो रही थी तो यही मौलाना चुप थे।
शाहरुख पर सवाल उठे तो मौलाना उनके समर्थन में आ गए। और अब देवकीनंदन और संगीत सोम ने भी जवाब दिया है, आपको सुनवाते हैं। इस पर हमने साधु संतों से बात की है, सुनिए जरा। उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर KKR उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। तो भी नफरत और आतंकवादी घातक हमले हो रहे हैं, यानी छुपकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है, हम नफरत से कुड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में स्थिति हुई आज उसी तरीके से बांग्लादेश में की जा रही है, तो क्यों नहीं शाहरुख खान जैसे लोग, ये जितने लोग हैं, क्यों नहीं वहाँ हिंदुओं के फेवर में कोई बयान देते, क्यों नहीं ये बोलते, क्यों नहीं वहाँ बात करते? उल्टा ये वहाँ के लोगों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हिंदुओं का घर जला रहे हैं, और ये लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। आज दर्शकों हमने लोगों से बात की है, आपने अभी तक लोगों का कोई कमेंट नहीं सुना है, लेकिन हमने आज भारत के लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं इस पूरी खबर पर, उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। तो उनको समझना चाहिए जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को घेर के षड्यंत्र करके मारा जा रहा है, असैसिनेट किया जा रहा है, उस तरह से तो बिल्कुल उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन शाहरुख खान जी के बारे में बता दूं, उनका भी दोगला चरित्र है। जब इंडिया में कोई डिजास्टर आता है, बाढ़ आई, भूकंप आया, कोई आपदा हुई, तो उनकी जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती है। और यही चीज़ें पाकिस्तान या अन्य देशों के साथ होती है, तो उसमें जाकर के डिजास्टर में वो अपना पैसा देते हैं, उनका दिल दुखता है, बड़ा दर्द होता है। उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है, किस तरीके से वो एक दोहरी चरित्र की राजनीति, दोहरी चरित्र की अपने दोहरे चरित्र को पेश कर रहे हैं। एक तरफ वो विरोध कर रहे हैं, एक तरफ उन पर खिलाड़ी को खरीद रहे हैं, तो इनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल करना चाहिए। ये शाहरुख खान साहब जो है, ये उनकी बात समझ नहीं आती, ये हिंदुस्तानी हैं कि विदेशी हैं। अगर आपको इतना मोहब्बत है, इतनी प्यार है, तो आप वहाँ जाके पिक्चर बनाइए। पिक्चर बनाएंगे हिंदुस्तान में, कमाएंगे हिंदुस्तान का, और गुण गाएंगे बांग्लादेशियों। क्यों भाई? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और शाहरुख खान अगर इसके लिए इतने ज़्यादा बांग्लादेशी प्लेयर्स को लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान को ये देश ही छोड़ देना चाहिए, यहाँ की नागरिकता ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में सनातन मानने वालों की हत्या की जा रही है, नृशंस हत्या की जा रही है, उस समय ऐसे वक्त में KKR में आपको एक बांग्लादेशी प्लेयर को लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ये तो डूब मरने वाली बात है। शाहरुख खान को तुरंत इसको बैक करना चाहिए, अन्यथा हम पूरी तरह से KKR टीम का बहिष्कार करेंगे। ये आम लोगों का कहना है दर्शकों, लेकिन दर्शकों भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले कई लोग हैं। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वहीं भारत में रहने वाले कुछ टुकड़े हैं, उनको अब विदेशी नेता समर्थन दे रहे हैं। ये ज़ोरान ममदानी, ये हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर बने दर्शकों। ये इस्लाम धर्म से आते हैं और इनका कोई जिहाद प्लान चल रहा है ऐसा लगता है दर्शकों। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दिखाइए पहली तस्वीर, ये है, इन्होंने अभी हाल ही में कुरान हाथ में रखकर शपथ ग्रहण की। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई धार्मिक मजहबी किताब लेकर शपथ ले रहा है, ओथ ले रहा है। लेकिन आज उन्होंने क्या किया है वो आपको दिखाता हूं। तस्वीर दिखाइए जरा अगली। ये है उमर खालिद, ये इस समय जेल में बंद है और दिल्ली में टुकड़े गैंग के बहुत बड़े चेहरे हैं। बड़ी बात तो ये, उमर खालिद पर कई सारी ऐसी धाराएं लगी हैं जो देश विरोधी हैं, कई बयान दिए, लेकिन ममदानी इनके समर्थन में आ गए। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह है वो दिल्ली दंगा जिसमें उमर खालिद और उसके कई सारे साथी पूरी तरह से शामिल हैं, कॉन्स्पिरेसी की है, साजिश की है। लेकिन दर्शकों भारत में रहने वाला जानता है दिल्ली में कैसी साजिश की गई थी, आप भूले नहीं होंगे।
लेकिन आपको बताता हूं, ये न्यूयॉर्क में बैठे हुए मेयर साहब जिनका नाम ज़ोरान ममदानी है, वो ये लेटर लिख रहे हैं और कह रहे हैं उमर खालिद हम आपको याद करते हैं। ये लेटर बाकायदा उमर खालिद के परिवार वाले ज़ोरान से मिले और उन्होंने ये लेटर लिखा है। अब आप सोचिए, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर, मुस्लिम धर्म से आते हैं, कुरान हाथ में लेकर शपथ लेते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को लेकर वो लेटर लिखते हैं। क्या ये किसी प्लान का हिस्सा है? दर्शकों, बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें ममदानी ने जेल में बंद उमर खालिद का समर्थन किया है। चिट्ठी में ज़ोरान ममदानी ने लिखा, डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें देखना है, हमें तुम्हारी चिंता है। खबर है कि इससे पहले वो उनके माता पिता से मिले थे, ज़ोरान ममदानी। ये मुलाकात माता पिता की अमेरिका दौरे पर हुई थी। उमर खालिद के माता पिता दिसंबर 2025 में अमेरिका गए थे। इस मुलाकात में उनके माता पिता को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। आप सोचिए जरा, ज़ोरान ममदानी ने उनके माता पिता के साथ काफी वक्त बिताया था। इस दौरान दोनों के बीच उमर खालिद की गिरफ्तारी पर चर्चा भी हुई। इससे पहले 2023 में भी ममदानी उमर खालिद का पक्ष ले चुके हैं। तब ममदानी ने न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में चिट्ठी पढ़ी थी। ममदानी ने यह चिट्ठी हाउ डी डेमोक्रेसी इवेंट में पढ़ी थी और आपको बताएं, जिसे उमर खालिद ने गिरफ्तारी के बाद जेल से लिखा था। बड़ी बात तो यह है कि ये लोग यहां साजिश कर रहे हैं और देश में सवाल उठ रहे हैं दर्शक कि आखिर ये टूलकिट गैंग के साथ ममदानी का कनेक्शन क्या है। सुनिए जरा। So today I'm going to be reading a letter from Umar Khalid. मैं उमर खालिद की लिखी एक चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूँ। वे जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने भीड़, हिंसा और नफरत के खिलाफ कैंपेन चलाया था। वे अब तक 1000 दिनों से ज़्यादा वक्त से जेल में हैं। उन पर ऊपा कानून के तहत मामला दर्ज है, लेकिन अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उनकी जमानत कई बार खारिज की जा चुकी है और उन पर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। On a cold February morning earlier this year, I was taken out from jail in a police van for my first पेशी in court. लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? ये ममदानी कोई टूल किट है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का समर्थन क्यों कर रहा है? भाई, देश में तो यही पूछा जा रहा है। दरअसल वो एक टूल किट की तरह काम कर रहा है जिसका मकसद नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करना है। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी मानसिकता टुकड़े टुकड़े सोच वाली है, उसी को आगे बढ़ाने वाली है। खबर तो ये कि ममदानी अमेरिकी सांसदों का भी समर्थन जुटा रहा है। ममदानी के इशारे पर उसके माता पिता वहां के सांसदों से मिले, जिसके बाद 8 अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद के समर्थन में चिट्ठी लिखी, जिन्होंने भारत से अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सुनवाई की मांग की है। इन सांसदों का कहना है कि उमर को बिना मुकदमे के जेल में रखा गया है। लेकिन उमर खालिद कौन है, आपको बताता हूं। उमर खालिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उमर खालिद को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आईपीसी और यूएपीए के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। दर्शकों, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद का ही इरादा था देश विरोधी, जिसने भड़काऊ भाषण दिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा फैलाई, दिल्ली में हिंसा के लिए गुप्त बैठकें की और हिंसा की योजना बनाई, जिसका बड़ा मकसद मोदी सरकार को अस्थिर करना था। और इसका खुलासा हुआ, तब से लेकर अब तक उमर जेल में बंद है और टुकड़े टुकड़े वाले अब उसके सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा क्या सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और जो अफगानिस्तान में होता है। आप सोचिए, अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहाँ 37% थे, कभी 7% रह गए। लेकिन क्या इनमें से कोई सीनेटर बोला है क्या? ममदानी जी कहते तो भारतीय मूल का है ये, लेकिन कैसा मूल है इनका, ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है। हिंदुस्तान का मामला है क्या? अमेरिका देखिए ना, ट्रंप ने इतना तमाचा लगाया, अकल नहीं आई क्या? अभी तक अकल नहीं आई। उसने ट्रंप पे भी हो जो है ना, ममदानी उसने ट्रंप को भी तमाचा लगा के बैठा है। शपथ ग्रहण करो ना, अपने देश की संविधान की बात करो। अपने देश में भी कुरान पे हाथ लेकर शपथ लेनी पड़ती है जब अगर मुसलमान आरोपी करके कोर्ट में जाता है तो।
हिंदू है तो गीता ला के रखते हैं, मुसलमान तो कुरान लाते हैं, क्रिश्चियन है तो बाइबल लाते हो। अब दर्शकों, आज मैं आपको एक अनोखी और अच्छी खबर दिखा रहा हूं। वाकई में अगर आप चुने गए हैं जनता के द्वारा तो जनता के प्रति आपको काम करना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी में, इसलिए एक बच्ची ने कहा थैंक यू योगी अंकल। अगली तस्वीर दिखाइए। ये पूर्व सैनिक की बेटी है अंजना, जो योगी आदित्यनाथ से मिली है, बैठी हुई है। इनको काफी समस्याएं आ रही थी। अगली तस्वीर आपको बताऊंगा समस्या क्या थी, लेकिन आपको बताएं 24 घंटे में समस्या का समाधान किया है योगी सरकार ने। योगी से मुलाकात हुई है और उस समस्या का समाधान किया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था, क्या समस्या थी और कैसा एक्शन योगी आदित्यनाथ ने लिया। लखनऊ में एक पूर्व सैनिक की बेटी के घर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। कई सालों से बेटी परेशान थी। अपनी शिकायत लेकर जहां तहां गई, सीएम योगी के पास पहुंच गई। सीएम योगी ने पूर्व सैनिक की बेटी को पीड़ा में देखा, उनकी पीड़ा को सुना। योगी ने अधिकारियों को बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का निर्देश दिया और योगी ने जैसे ही आदेश दिया उसके बाद लखनऊ पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने दबंग बलवंत यादव के कब्जे से घर को मुक्त कराया। तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। दबंग की नेम प्लेट को हटा दिया गया है। कई सालों बाद अपने घर में वापसी कर रही है अंजना। उनकी आंखों में आंसू थे। पूर्व सैनिक की बेटी ने घर की दीवारों को चूमा, घर को अपनी आंखों से निहारा। घर के बाहर नारियल फोड़ा, दीपक जलाया, पुष्प रखकर पूजा की। नए साल के पहले दिन इतना अनमोल तोहफा पाकर बेटी अंजना भावुक हो गई। आपको बताएं, बेटी उनकी बीमारी से पीड़ित है। मुंह से निकल पड़ा जैसे ही उनका घर आया, थैंक यू योगी अंकल। सुनिए जरा अंजना ने क्या कहा। Jana Bhatt, Bhaiya, wish you happy new year. Yesterday I went with Apola Uncle Rani ma'am to Chief Minister Uncle President's and office. There I met and talked with CM Uncle. He's a very decent, good, high official person, and God bless him. Wish him happy long life. Thank you Uncle for helping me so much. God bless you. Uncle, wish you happy long life. विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। लेकिन आज दर्शकों, जबरदस्त खबर आई है कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। ये तस्वीर आई है, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। कर्नाटक के बेल्लारी से देख रहे हैं आप, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप, यहां ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा विवाद हुआ कि एक शख्स की मौत हो गई है। लेकिन एकाएक ये कार्यकर्ता क्यों भिड़ गए थे, आपको आगे बताऊंगा। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन आप ये देखिए, परिवार वाले परेशान हैं। यही है जहां पर 28 साल के राजशेखर की हत्या कर दी गई, या फिर बीच बचाव के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। इसी को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ क्या। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकाएक क्यों भिड़ गए। बेल्लारी का पारा इस वक्त हाई है दर्शकों। राज्य के दो सियासी दल आमने सामने हैं। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों में हिंसा की खबर है, जिसमें 28 साल के राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई है। राजशेखर रेड्डी की मौत गोली लगने की वजह से हुई। कर्नाटक पुलिस ने हिंसा के बाद कई एफआईआर दर्ज की हैं। यह विवाद एक पोस्टर को लगाने को लेकर हुआ और उसे फाड़ दिया गया था, इसलिए विवाद बढ़ गया। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी समर्थक वाल्मीकि के पोस्टर लगा रहे थे, क्योंकि कल 3 जनवरी को शहर में वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण होना था। भरत रेड्डी के समर्थक बीजेपी विधायक के घर के सामने पोस्टर लगाने लगे, जिसके बाद बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने रोकने की कोशिश की। आरोप है कि बीजेपी विधायक के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के पोस्टर फाड़ दिए। इसके बाद दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। खबर यह पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हालात को काबू में करने के लिए। भरत रेड्डी बेल्लारी शहर के कांग्रेस विधायक हैं।
जबकि जनार्दन रेड्डी गंगावती से चुनाव जीतते हैं। अब जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घटना होके 12 घंटे को भी ज्यादा हो गया, अभी तक किसी को भी डिटेन नहीं किया, पूछा तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू रखा है। केवल 5 गन को हमने डिटेन किया है, उसको सीज करके उसको एफएसएल को भेजा है। एफएसएल से रिपोर्ट आने के बाद वो गन किसका नाम पे था, वो लाइसेंस्ड गन था, वो नहीं था, वो पूरा जानकारी हम लोग बाद में देगा बोल के 2 प्राइवेट गनमैन, कांग्रेस एमएलए नारा भरत रेड्डी का प्राइवेट गनमैन था बोल के क्वेश्चन पूछा तो उसका बारे में जानकारी अभी नहीं दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम सब लोगों को बताएगा। लेकिन इसमें कौन कौन शामिल हुआ है उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार तुरंत कर देगा बोल के कॉन्फिडेंटली हितेंद्र भी रिएक्शन दिया है। देखिए अभी इधर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन में बहुत बड़ा अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक आपके काम की खबर। आपसे भी क्या ईवीएम को लेकर कोई सवाल पूछता है? क्योंकि राहुल गांधी ने कई बार ईवीएम पर सवाल उठाए, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए, लेकिन ईवीएम को लेकर आज बहुत बड़ा सर्वे आया जिस पर जनता ने मोहर लगाई। आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए रैलियां कर दी, कहा कि बीजेपी सरकार वोट चोरी करके सरकार बना रही है। लेकिन आपको दिखाते हैं दर्शकों, वोट चोरी और ईवीएम का मुद्दा फुस पड़ गया। कैसे? सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम को ठीक माना और इधर सुप्रिया सुले ने ईवीएम को ठीक माना, तेजस्वी यादव ने भी दबे शब्दों में ठीक माना। लेकिन आज तो सिद्धार्थ रमैया जहां सरकार है उनकी, वहां से एक सर्वे सामने आया दर्शकों, और ये सर्वे जब आया तो कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा, सरकार भी उनकी है और सर्वे ऐसा आया जिस पर जनता ने ईवीएम पर मोहर लगा दी है। दर्शकों आइए आपको बताता हूं ये सर्वे क्या कहता है। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर बेनकाब हो गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मोदी सरकार पर सवाल उठाकर खुद कटघरे में आ गए हैं। कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी को आईना दिखाया है। एक सर्वे में जनता ने वोट चोरी के मुद्दे को खारिज कर दिया है। जनता का मानना है कि देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव मानने वालों का आंकड़ा 91% है। सर्वे में करीब 84% लोगों ने ईवीएम पर भी अपना पूरा भरोसा जताया है। 2023 चुनाव के बाद 80% लोगों ने ईवीएम पर पूरा भरोसा दिखाया। गौरतलब है कर्नाटक की सिद्धार्थ रमैया सरकार ने ही फैक्ट चेक किया था। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 2024 चुनाव के बाद यह सर्वे कराया था। 2024 में केंद्र में मोदी सरकार बनी थी, जिसकी रिपोर्ट अब पब्लिश हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह कि कुलबर्गी में ज्यादातर लोगों ने भरोसा जताया है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने कर्नाटक से दिल्ली तक हंगामा काटा था। पिछले साल दिसंबर में ही राहुल ने एक प्रेजेंटेशन दिया था और कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं क्योंकि ईवीएम पर जनता की मोहर लग गई है। सुनिए सर। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी, हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल नहीं है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। गणेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। जो हमारे नागरिक हैं जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अब बताइए, ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार 85-86% जो नागरिक है वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं? बिना तथ्य बिना प्रमाण आरोप लगाते हैं।
कर्नाटका सरकार ने एक सर्वे कराया और पता चला कि राहुल गांधी का जो एटम बॉम्ब है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाने का, वोट चोरी का, ईवीएम पर, एसआईआर पर, सब कुछ ध्वस्त हो गया। क्योंकि उस सर्वे में निकला कि ज्यादा से ज्यादा लोग 84% इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर मानते हैं, वो ठीक से काम कर रहा है, और ईवीएम को भी सही मानते हैं। उल्टा पिछली बार के सर्वे से ज्यादा लोग की विश्वसनीयता अब ईवीएम में बढ़ी है। अब दर्शकों सोचिए, जिस ईवीएम पर नेता भरोसा जता चुके हैं, जनता भरोसा जता चुकी है, लेकिन राहुल गांधी को आज तक उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। आलस एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। आलसी व्यक्ति हर दिन अपने काम को कल पर टालता है। यही आदत असफलता के नजदीक लाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दर्शकों, आलसी सिर्फ आराम करना चाहता है। सफलता को परिश्रम करने वाले अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्हें ही सफलता मिलती है। इसलिए आलस्य का त्याग करें, बाहर आएं, आगे बढ़ें, और जीवन में आपको तभी सफलता मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH